नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़ आपके सामने डीएसआर अनकट के माध्यम से काफ़ी दिनों के बाद आया हूं, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज मणिपुर हिंसा की बात मैं करने जा रहा हूं। इस मणिपुर हिंसा पर मेरी सहयोगी मनीषा कई वीडियो बना चुकी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ऐसे सच देखने को मिलेंगे जो अभी तक आपको शायद दिखाई नहीं दिए हैं। तो जरा गौर से देखिए। आज मणिपुर हिंसा को लेकर पूरा देश कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता है कि आखिर वहां हिंसा क्यों हुई और सरकार उसको क्यों रोक नहीं पाई। तो आज के वीडियो में मणिपुर हिंसा को लेकर वो सबसे बड़ा खुलासा करेंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस हिंसा में किसका हाथ है। और इसकी सबसे बड़ी गवाही देंगे मणिपुर के भाजपा के विधायक। तो मणिपुर के सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें और बने रहें। हमारा दावा है आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत में ज़रूर मिल जाएंगे। मणिपुर में घटित हुई घटना न केवल दिमाग को सुन्न कर देती है, बल्कि हम ये सोचने को भी मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वही देश है जिस पर हम गर्व करते आए हैं, जिसको हम विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। तस्वीरें देखकर लगता है कि वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। वो महाभारत थी, ये आज का भारत है। इज्जत तार तार वहां भी हुई थी, इज्जत नीलाम यहां भी हुई। तमाशा वहां भी बना था, तमाशबीन यहां भी बने हैं। तब भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाने का दुष्कर्म किया था, और आज की द्रौपदी को बीसियों दुशासनों ने खुलेआम निर्वस्त्र कर सबकी आंखों के सामने घसीटा। उस सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसी महान हस्तियां अपना कर्तव्य भूलकर मूक दर्शक बन गई थीं। और आज के हुक्मरान इतना सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ बातें बना रहे हैं। जैसे वो चुप थे, वैसे ही आज के लोग चुप हैं। महाभारत और आज के भारत का असली फर्क तो यही है कि तब द्रौपदी के बुलाने पर श्री कृष्ण आ गए थे, लेकिन रोती बिलखती इज्जत की भीख मांगती मणिपुर की बेटियों के लिए कोई भी देवदूत बनकर अभी तक आया नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल वो वीडियो सुदूर नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर सूबे से आया था, वो भी मणिपुर के थोबल जिले के नोंगपोंग सेकमे इलाके से। जातीय संघर्ष की आग में जल रहे इस इलाके के लोग दुश्मन से पाई पाई का हिसाब लगाने के लिए कब इंसान से भेड़िए बन गए, उन्हें इसका शायद एहसास भी नहीं रहा होगा। मणिपुर का वो शर्मनाक वीडियो ऐसा है कि हूबहू दिखाया भी नहीं जा सकता, दिखाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में जो सच कैद है उस पर आपकी और हमारी आने वाली नस्लें अफसोस करेंगी, हमेशा करेंगी, लानतें भेजेंगी। सचमुच नफरत में इंसान कितना अंधा हो जाता है, उन तस्वीरों को देखकर साफ नजर आता है। इन तस्वीरों से बेहतर कोई चीज उसे बयान नहीं कर सकती। इस घटना के बाद एक एक कर पूरे 46 दिन गुजर जाते हैं, और तब जाकर 47वें दिन यानी 21 जून को जाकर इस सिलसिले में मणिपुर की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर में शामिल होती है अपहरण, गैंगरेप और मर्डर की धाराएं। लेकिन इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर क्यों हुई? असल में मणिपुर के एक बड़े इलाके में पिछले करीब 80 दिनों से अलग अलग समुदाय के बीच हिंसा का दौर चल रहा है। ये तस्वीरें और ये वारदात उसी हिंसा की एक कड़ी मात्र है। एक पीड़ित लड़की ने अपनी एफआईआर में बताया है कि 4 मई की दोपहर करीब 3 बजे 1000 लोगों की एक भीड़ ने उनके गांव पर हमला कर दिया था। शिकायत के मुताबिक ये हमलावर मैतेई समुदाय से जुड़े हुए हैं। इस भीड़ ने गांव पर हमला कर लोगों के घर में आग लगा दी और लूटपाट शुरू कर दी। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए जिधर भाग सकते थे उधर ही निकल गए। हिंसक भीड़ से घबराकर गांव की 3 लड़कियां भी अपने पिता और भाई के साथ जंगल की ओर भाग निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते से रेस्क्यू कर लिया। लेकिन अभी पुलिस उन्हें लेकर थाने जा ही रही थी कि रास्ते में ही हिंसक भीड़ ने थाने से महज 2 किलोमीटर पहले पुलिस का रास्ता रोक लिया और उन लड़कियों को उनके पिता और भाई से छीन लिया, ऐसा आरोप है। इसके बाद भीड़ ने उन लड़कियों की आंखों के सामने ही उनके पिता की हत्या कर दी। इसके बाद भीड़ ने तीनों के कपड़े उतारकर उन्हें अपने साथ साथ चलने पर मजबूर कर दिया और बाद में इन तीनों में से एक 21 साल की लड़की के साथ दरिंदों ने खुलेआम दुष्कर्म किया।
वैसे ये भी मानो हद नहीं थी, जब भाई अपनी आंखों के सामने इस जुल्म से गुजर रही अपनी बहनों को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो हैवानों ने उन बहनों के भाई की भी हत्या वहीं कर दी। ये तो था एक पहलू, लेकिन इस कहानी का एक पहलू और भी है। पीड़ित लड़कियों में से एक ने एक मीडिया ग्रुप को दिए गए अपने इंटरव्यू में शिकायत की है कि इस मामले में पुलिस भी हमलावरों के साथ मिली हुई थी। हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में ही उनके गांव पर हमला किया, लूटपाट और हिंसा की। लड़कियों ने कहा कि पुलिस उनसे मिली हुई थी। पुलिस ने उन्हें गांव के रास्ते से रेस्क्यू तो किया, लेकिन कुछ दूर चलकर उन्हें भीड़ के हवाले कर दिया। मौके की नज़ाकत और मामले को लेकर पुलिस की सक्रियता को बस इसी से समझिए कि इसके बाद पुलिस इस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में महीने भर का वक्त और लगा देती है। हद तो यह है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अब तक मणिपुर की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। वो तो जब वीडियो वायरल होने की वारदात सामने आती है, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से सवाल पूछे जाने लगे, तब जाकर इस सिलसिले में पुलिस ने पहली बार गिरफ्तारी की। मणिपुर हिंसा में न सिर्फ पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, बल्कि हर जगह महिलाओं की आवाज उठाने का झंडा बुलंद करने वाला राष्ट्रीय महिला आयोग, जो अब इस मामले को स्वतः संज्ञान लेने का दावा कर रहा है, उसके पास इस घटना की लिखित शिकायत वीडियो सामने आने के 38 दिन पहले यानी 12 जून को ही कर दी गई थी। लेकिन इन 38 दिनों में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही इस पर कोई प्रतिक्रिया दी। इसको क्या माना जाए, लापरवाही या फिर खुली छूट हैवानों को देना, ताकि आगे भी वो ऐसा ही कोई अंजाम, कोई वारदात कर सकें। newslaundry.com में छपी एक खबर में इसका दावा किया गया है कि महिला आयोग को पहले से ही इस मामले की जानकारी थी। न केवल इस मामले की, बल्कि मणिपुर में अनेक स्थानों पर महिलाओं के साथ हुई अभद्र घटनाओं की जानकारी भी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस के साथ महिला आयोग पर लगते आरोपों से सवाल उठते हैं कि आखिर मणिपुर हिंसा क्या एक सोची समझी साजिश थी? इस सवाल को और पुख्ता करता है मणिपुर भाजपा के विधायक का वो दावा, जो केंद्र से लेकर राज्य की सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। न केवल मणिपुर के मुख्यमंत्री, बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी इस दावे के बाद सवालों के घेरे में आ गए हैं, और वो घेरा इतना बड़ा है कि उससे निकलना शायद इतना आसान न मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के लिए होगा, न देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होगा। दरअसल मणिपुर भाजपा विधायक पाउलीन लॉन हाउकिप ने वीरेन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ी बात एक इंटरव्यू के दौरान कही। उनका दावा है कि पीएम मोदी की प्राथमिकताएं पूरी तरह से गलत हैं। इसके अलावा वो ये भी दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री के अमेरिका के दौरे से पहले उन्होंने पीएम तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उनको मिलने का समय नहीं दिया गया। वो बताते हैं कि मैंने जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया मिली नहीं। मैं अभी भी स्थिति की गंभीरता से अवगत कराने के मौके का इंतजार भर ही कर रहा हूं। An appointment with the Prime Minister himself, there was no response. Till today, we're still waiting for that opportunity to apprise him the gravity of the situation. Forget about 79 days. For such scale of violence, even a week is a long time. Silence is deafening. And I am very disappointed as the leader of my people. It feels that priorities are entirely misplaced. Do you think if the video hadn't gone viral, Prime Minister Modi would not have spoken? That is what the country thinks, and that is what it turned out to be. And the Chief Minister claims he came to know of it yesterday, and I think it is not incompetence. It is a cover-up. I happen to be from the party, but on certain things, on basic human rights issues, we as a country need to learn to go beyond party lines. The head of the government was at the forefront of building which maligns the entire victim community. The actual perpetrators of the violence, not to condone them,
I think, are less guilty than the people who instigated. 99% of the violence happens because of the attacks by the Meitei militia alongside the police commandos on Kuki inhabited villages on the fringes. So the violence would stop the moment Mr. Biren Singh is able to rein in his militia. It's not just a law and order situation. It's not an aberration against his Beti Bachao, Beti Padhao campaign. It is a deep political problem. Amid all this, how do you see the role of army? The army is the only saving grace. But for the army, what Pramod Singh had warned on national television of wiping out the entire Kuki-Zo community would have happened by now. The central government is holding all the cards, and that is why we're still pleading with the central government. We have no hope whatsoever of justice or whatever from the state government. Is the separate administration the only solution? That's the only way out now. Forget about the ordinary citizens. See, even as an elected MLA, there is no security of life for me to go and attend the assembly in Imphal. Citizens of India, don't the Kuki-Zo people deserve an arrangement where they can live with security? The media in Manipur is as yellow as it gets. It will soon die of jaundice. न्यूज लॉन्ड्री को दिए एक इंटरव्यू में पाउलिन लाल हाउकिप ने कहा, इंटरनेशनल रिलेशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये मैं मानता हूं, लेकिन जहां पर लोग मारे जा रहे हैं वो आप ही का देश है जनाब। उस मामले को सुलझाने पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। मानवता तो यही कहती है जिसकी कमी नज़र आती है आज की मणिपुर की सरकार में और प्रधानमंत्री कार्यालय में। आपको बता दें कि हाउकिप उन 10 कुकी विधायकों में शामिल हैं जिन्होंने एक पत्र में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आदिवासी समूह की रक्षा करने में गंभीर विफलता का आरोप लगाते हुए एक अलग प्रशासन की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 मई 2003 को चिन कुकी मिजो जोमी पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ मणिपुर की मौजूदा सरकार मौन रूप से समर्थन कर रही है। बहुसंख्यक मैतेई लोगों की ओर से शुरू की गई हिंसा ने पहले ही राज्य को विभाजित कर दिया है और वाकई इस राज्य में एक द्रोह पैदा कर दिया है। न्यूज लॉन्ड्री को दिए बयान पर विधायक के आरोपों से तो यही लगता है कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार मणिपुर हिंसा रोकने में पूरी तरह से विफल रही हैं। अगर एक हिंसाग्रस्त राज्य के विधायक को 80 दिन बाद भी पीएम से मिलने का समय नहीं मिलता है तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है, कई सवाल खड़े करता है। मणिपुर हिंसा पर जहां सदन से लेकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं दिखाई देता। भाजपा विधायक के इस बयान को लेकर साफ संकेत ये भी मिलते हैं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए बेहद मुश्किल खड़ी हो सकती है। न केवल मणिपुर राज्य में बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस घटना की आग ने लोगों के अंदर एक झुलसन सी पैदा कर दी है जो देश के हर कोने में कहीं ना कहीं लोगों को विचलित कर रही है। अगर जल्द ही इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता तो आने वाला वक्त 2024 का भाजपा के लिए बेहद कठिन साबित हो सकता है, जिसके लिए भाजपा को वाकई सोचने की ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की भी है कि मणिपुर के हिंसा के दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। और अगर इसके पीछे कोई लापरवाह है, चाहे वो सरकारी तंत्र हो या फिर खुद मुख्यमंत्री, तो केंद्र सरकार को उन पर भी एक्शन जरूर लेना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।